तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों का मैं पूरा का पूरा 70 अंक प्राप्त करने वाला हूं। ठीक है, पूरा का 70 मार्क्स आप लोगों का आज क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में। जो 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास 10th में, उनको कोई भी परेशानी होने की संभावना नहीं है और वो आराम से स्कोर कर पाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 70 नंबर आप लोगों का क्लियर होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने क्या इंक्लूड किया है। तो प्रोज जो चैप्टर है, प्रोज में टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता दूं कि प्रोज के 6 चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसी प्रोज के 10 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा और साथ ही साथ ग्रामर का पूरा पोर्शन, ग्रामर का 35 नंबर का पूरा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो 70 में यहाँ से आपका 50 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखना है, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, उससे बाहर एग्जाम में जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए प्लीज़। एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वीडियो बनाने में। ठीक है, बस आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल से पढ़कर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देकर नोट्स बनाकर और पूरे क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस चीज़ का इंतजार था, इंतजार आपको खत्म होने वाला है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना कि इंग्लिश में कैसे दिक्कत होगी, इंग्लिश में हम कैसे पास होंगे, और सब तो सब्जेक्ट ठीक है, इंग्लिश में हम कैसे पास होंगे। लेकिन इसका सब कुछ सलूशन मेरे पास है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। ठीक है, बस मैं जैसा बताता हूँ बस वैसा करते जाइए। 100% गारंटी देता हूँ, कोई बच्चा फेल नहीं होगा मेरे चैनल से। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल से पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आप लेकर आएँ, बस मेरी यही कामना है और इसलिए मैं मेहनत करता हूँ दिन रात कि मेरे चैनल का बस नाम हो कि हाँ भाई, इस चैनल से अगर हमने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा मार्क्स अचीव करा। ठीक है, इसलिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रात को जग जग कर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो में बात करने वाला क्या है, पहले मैं ओवरऑल समझा दूँ आप लोगों को। क्लास 10th के जो प्रोज में 6 चैप्टर है। ठीक है, आपके प्रोज में टोटल 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर के मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूँ, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहले चैप्टर से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जाएगा, वो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा चैप्टर दिखा दूं मैं। जैसे पहला लेटर है आपका अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो देखिए इसके महत्वपूर्ण हमने प्रश्न बताया है। दूसरा आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हमने। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, तीसरा का चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसमें। इसके बाद चौथा, देखिए चौथा चैप्टर में 3 पॉइंट है। देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आ बेकर फ्रॉम गोवा, और इसी का दूसरा का पॉइंट है कुर्ग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और तीसरा का है कि टी फ्रॉम असम। तो ये तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करूंगा। फिर पांचवा चैप्टर आपका मैडम राइट्स द बस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। और लास्ट चैप्टर आपका है द सरमन एट बनारस, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इतना सारा हम क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इस वीडियो का अगर आप देखते हैं तो भाई इसका काम तो खत्म होने वाला है। आपका प्रोज के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अधिक से अधिक वीडियो एक आएगी तो एक और आएगा, इसके बाद प्रोज का कोई वीडियो आएगा ही नहीं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मेरा वादा है और इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोज से 6 चैप्टर है ना, 6 चैप्टर आपको क्लियर आ जाएगा समझ में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन में पहले बात करेंगे। हर एक चैप्टर के अलग अलग में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला है अ लेटर टू गॉड। आप पतली कॉपी बना लीजिए, मैंने बताया था कॉपी पतली बना लीजिए, उसमें सब कुछ नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अ लेटर टू गॉड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। देखिए, कह रहा है कि लेंचो कौन था और उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है लेटर टू गॉड से, कि लेंचो कौन था और उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। ठीक है, तो देखिए आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लिख कर लेके आया हूँ, आराम से यहीं पे याद करके आराम से नोट कर लीजिए आप लोग। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड on the crest of a low hill with his family. His was the only house in the entire valley. ठीक है, देखिए कितना छोटा आंसर, आराम से आप इसको नोट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या था। इसमें सब कुछ हमने व्याख्या कर रखा है अच्छे से कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स विद द फैमिली। ही वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। नोट कर लीजिए, इसको याद करके जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर से याद करके जाना है। और ये प्रश्न क्या है यहाँ पे कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ये प्रश्न कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, लेंचो ने भगवान को पत्र, गॉड कहिए चाहे ईश्वर कहिए, उसको पत्र क्यों लिखा। ठीक है, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए आप पूरा का पूरा कंडीशन इसमें हमने अच्छे तरीके से लिख रखा है, बस इसको आपको नोट करके याद करके जाना है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वॉज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर, हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म। ठीक है, ही नीडेड मनी टू सो अ न्यू क्रॉप एंड सपोर्ट हिज फैमिली till the next crop. Being a firm believer of God, he wrote a letter to God and requested him to send 100 pieces to sow his field again to support his family till the next crop। जैसा आप लोग भी जानते हैं, कहानी जानते ही होंगे लेटर टू गॉड की। ठीक है, कि लेंचो ने क्यों पत्र लिखा, भगवान को उसकी फसल नुकसान हो गया था, उसने भगवान को मदद मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए, 100 पीसेस पैसा मांगने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। ठीक है, आंधी के कारण पूरा फसल उसका नुकसान हो गया था, बारिश ज़्यादा अत्यधिक होने के कारण। तो ये सब कहानी आप पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में। बस आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया जा रहा है, इसको नोट करके इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दिक्कत होगा ही नहीं इंग्लिश में, मैं आपको वादा करता हूँ, सब कुछ कवर करा दूंगा आपको 1 महीने के अंतर्गत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप पेपर आराम से स्वतंत्र रूप से देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए अ लेटर टू गॉड का हमने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला, दूसरा जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं, नेल्सन मंडेला। चलिए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो ये चैप्टर है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, क्या मंडेला अपनी सीमित आज़ादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मंडेला ने अपने जो उनकी आज़ादी था उनका आनंद क्यों नहीं ले सकते थे, वह क्या कारण था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। तो देखिए आंसर कितना छोटा सा प्यारा सा लिख के लेकर आए हैं, बस याद करके चले जाना है आपको। ठीक है, मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम बिकॉज ही न्यू दैट पीपल ऑफ हिज कंट्री वर नॉट फ्री, they were suffering by poverty and racial discrimination। बस इतना छोटा सा आंसर है, लिख के याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, दिल एकदम खुश हो जाएगा आपका कि भाई हाँ कोई हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है और एकदम आ गया है वो प्रश्न। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। और एक क्वेश्चन में क्या है 3 है। ठीक है, और इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन हमने चूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में आपको बताना है कि शुभारंभ समारोह का वर्णन कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय रहा था उसमें कि शुभारंभ समारोह का वर्णन करने के लिए बोला है कुछ साधारण शब्दों में। ठीक है, यह उस चैप्टर का सारांश से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे, इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994 द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ अ ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला वाज टू बी इंस्टॉल्ड, dignitaries from different countries participated in the ceremony। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट मैं करता हूं आपसे कि इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करके। तो यह दूसरे चैप्टर का नेल्सन मंडेला का हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया और आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। वीडियो को तो पहले आपको डाउनलोड ही कर लेना है। ठीक है, और देख भी रहे हैं तो वीडियो को पोस्ट करके आराम से इसको नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका था दूसरा चैप्टर। और तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और तीसरा जो चैप्टर है वह है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये जो चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग को हर एक चैप्टर को कवर करते चलना है कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि डिस्क्राइब एनी फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक डायरी होने के बारे में
एनी की भावनाओं का वर्णन करना है। किसकी? एनी की भावनाओं का वर्णन करना है। डिस्क्राइब फीलिंग, ठीक है, उसके फीलिंग्स के भावनाओं को वर्णन करना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, ठीक है, जो बताने वाला हूँ, ठीक है। इस अगर आएगा भी तो इन दोनों में से ही एक आएगा। तो क्या है भाई, तो उत्तर कैसे लिखेंगे? एनी फ्रैंक इज अ 13 years old teenager. She feels that writing in a diary is strange. She believes that no one would be interested in reading her diary. People would think that as a teenager, she would have many people to talk to, but in reality, she does not have any person to talk. ठीक है, इतना पॉइंट आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है, मतलब तीसरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पहला इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। डिस्क्राइब एनी फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, आपको जरूर देखने को मिलेगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। बस मैं चाहता हूं कि बस अच्छा मार्क्स आप पास हो जाए, हर एक सब्जेक्ट में बस अच्छा मार्क्स ला दीजिए, बस मेरा काम हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं 1 महीने के अंतर्गत पूरी तैयारी करा दूंगा आप लोगों को, और 1 महीना जो बचेगा उसमें आप मिक्स क्वेश्चन करके बस चले जाइए एग्जाम में। तो क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आइए 6, इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कि वाई एनी डिसाइड टू राइट अ डायरी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कह रहा है कि एनी डायरी लिखने का फैसला क्यों करती है। देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है एनी डायरी लिखने का फैसला क्यों करती है, ठीक है। आइए जानते हैं, इसको नोट कीजिए। एनी हैड डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज शी वांटेड टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट इन इट इज as she had never been able to confide in anyone. She hoped that the diary which she named Kitty would be a great source of comfort to her, as she thinks that paper has more patience, ठीक है, than people. ये आपका यहाँ अच्छे तरीके से हमने वर्णन किया है, और अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से याद करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन बात करूं चैप्टर नंबर 4 में, तो चैप्टर नंबर 4 में 3 पॉइंट दिया है, तीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताने वाला। चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम है, और इसमें 3 पॉइंट। पहला अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके बाद कुर्ग का बताने वाला हूँ, मतलब एक भी पॉइंट आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, यही चाहता हूँ कि बस अच्छा मार्क्स आए आपका। तो प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न पहला यह है कि डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कि बेकर की पोशाक का वर्णन करना है। बेशक जो था, ठीक है, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर, बेकर जो था उसके ड्रेस का वर्णन करना है। ड्रेस मतलब होता है पोशाक, आप जानते हैं, जो कपड़ा वो पहनता था ना, उसका वर्णन करना है कि बेकर किस प्रकार का कपड़ा पहनता था, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको डिस्क्राइब करना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। द बेकर हैड अ पेकुलियर ड्रेस earlier known as the kawai. It was a one-piece long frock reaching down to the knees. They also wore a shirt and trousers which were shorter than full length arms and longer than half pant. ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हमने वर्णन कर दिया कि बेकर किस प्रकार का कपड़ा पहनता था, अच्छे तरीके से हमने लिख दिया, और ये प्रश्न याद हो जाना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। अब बेकर फ्रॉम गोवा का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नोट करना आपको, कि व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट व्हेन ही रीच्ड अ हाउस, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट व्हेन इज रीच्ड हाउस, कि बेकर किसी घर पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करता था। बेकर जब भी किसी घर पहुंचता था तो सबसे पहले वो क्या करता था बेकर, ये पूछ रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। वंस द बेकर रीच्ड अ हाउस ही वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। ही वुड देन place the basket on the vertical bamboo and deliver the loaves to the servant, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से हमने बता दिया, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। चौथे चैप्टर का अ बेकर फ्रॉम गोवा का ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बता दिया, और इसी चैप्टर का दूसरा पॉइंट है कुर्ग। और कुर्ग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मैं इसमें लिया हूँ। डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि कुर्ग के वन्य जीवन का वर्णन कीजिए। वर्ल्ड लाइफ मतलब होता है वन्य जीव का वर्णन करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुर्ग के वन्य जीवन का वर्णन करना है, कैसा उसका जीवन रहा था। चलिए बहुत अच्छे तरीके से लिख के आए हूं, नोट कीजिए इसको कि कुर्ग कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इट्स वाटर is a home to a large fresh water fish named mahashir. One can find squirrel, elephant, langurs, slender lories, etc. here. There are many species of birds, bees and butterflies that, देखिए butterflies that, ये butterflies है, ठीक है। दैट, इसके बाद देखो बटरफ्लाइज दैट के बाद 2 पॉइंट बस आपको पीछे लिख देना है, यहां बच गया था। कैन अट्रैक्ट वंस अटेंशन, कैन अट्रैक्ट वंस अटेंशन, यही पॉइंट आपका पीछे बच गया था, इसलिए बता दिया हूं कि नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और इसी चौथे इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट, जैसे कुर्ग के बाद तीसरा पॉइंट आपका है टी फ्रॉम असम, ठीक है, इसको नोट करना है। मतलब इसी चैप्टर के तीसरा पॉइंट था टी फ्रॉम असम। पहला तो आपका था जो कि आपने नोट कर लिया उसको, पहला तो क्या था, इंडिया ग्लिम्पर्स ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम था। पहला पॉइंट था अबेकर फ्रॉम गोवा, तो वो क्लियर हमने कर दिया। दूसरा कुर्ग, उसी का तीसरा टी फ्रॉम असम, ठीक है। तो चलिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाई डिड प्रांजल फादर से दैट राजवीर हैड डन दिस होमवर्क बिफोर विजिटिंग असम, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कह रहा है कि प्रांजल के पिता ने क्यों कहा कि राजवीर ने असम भ्रमण से पहले अपना गृह कार्य कर लिया है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रांजल के पिता ने कहा था राजवीर से कि राजवीर ने असम भ्रमण से पहले अपना गृह कार्य कर लिया है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यों कहा है ऐसा उन्होंने, ठीक है। प्रांजल के पिता देखने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रांजल फादर सेड द राजवीर हैड डन हिज होमवर्क बिफोर विजिटिंग असम because he told Pranjal father many facts about growing tea and its popularity, ठीक है। तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखें, लिख के और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 4 चैप्टर तक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, ठीक है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं 5वें चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। वो प्रश्न क्या है देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 5वां चैप्टर का क्या नाम है, मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस, यही चैप्टर का नाम है, आप लोग भी जानते हैं। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि नोट कीजिए, इसका क्वेश्चन मेरे 11 है टोटल। हाउ डिड वेली मैनेज टू मूव आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है कि वली ने अपनी माँ की जानकारी के बिना घर से बाहर निकलने का प्रबंध कैसे किया। वली जो था अपने माँ को बिना बताए घर से निकलने का प्रबंध कैसे सोचा, कैसे उन्होंने उपाय लगाया, कैसे प्रबंध किया, ठीक है। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के, मैडम राइट्स द बस के। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। वली मैनेज्ड वेरी इजिली टू मूव आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स knowledge because every day after lunch her mother took a nap from about 1 to 4. Wali used these hours for her first excursion outside the village, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, नोट करना है, याद करके एग्जाम में चले जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, जिस प्रकार लिखा हमने उसी प्रकार लिख देना है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो ये 5वें चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको जरूर से आपको याद करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद लास्ट चैप्टर छठवां में हमने 2 क्वेश्चन लिया, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न था। और लास्ट चैप्टर अप्रोच का क्वेश्चन चैप्टर 6 द सरमन एट बनारस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग
लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बहुत प्यारा प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का स्वभाव क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का स्वभाव क्या है। तो देखिए हमने एक्सप्लेन करके लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है आप लोगों को। तो लिखेंगे कैसे कि द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, इट इज कंबाइंड with pain, just as ripe fruits are in dangers of failing. So mortals are in a danger of death. All have to die. ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का स्वभाव क्या होना चाहिए, क्या है, हमने अच्छे तरीके से इसको लिखा है। यह जो आपको क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब कि आप प्रोज का आप टेंशन खत्म रखिए आप, ठीक है। एक वीडियो और आएगी प्रोज की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, इसके बाद प्रोज का काम खत्म हो गया भाई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। इसी तरह लॉन्ग, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर कराने वाला हूँ, एक भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए यह प्रश्न देख लेते हैं, इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि हु टोल्ड किसा गौतमी अबाउट द बुद्धा, व्हाट डिड ही से। कह रहा है कि किसा गौतमी को बुद्ध के बारे में किसने बताया, और व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किसा गौतमी को बुद्ध के बारे में किसने बताया और उसने क्या कहा। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि किसा गौतमी मेट अ मैन हु टोल्ड हर अबाउट बुद्धा। कह रहा है किसा गौतमी मिली एक आदमी से और हु टोल्ड हर अबाउट बुद्धा, और बुद्धा के बारे में पूछी उन्होंने। ही सेड दैट ही न्यू अ फिजिशियन हु कैन गिव मेडिसिन फॉर हर सन। ही सेड दैट हिज नेम वाज सख्यामुनि द बुद्धा। ठीक है, यहां तक आपको आंसर लिख देना है इसका। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी प्रश्न आप लोगों को। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। द सरमन एट बनारस चैप्टर, जो लास्ट प्रोज का चैप्टर है, उस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इतना अगर आप याद कर लेते हैं भाई तो समझिए काम आपका बनने वाला है। इससे बाहर इंग्लिश में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक वीडियो जरूर आएगी, उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का झंझट पूरा खत्म हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, दिक्कत हो रही थी आप लोगों को, इंग्लिश का सीरीज हमने स्टार्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से, आपको मालूम है। हमने नंबर लगाया है प्रोज पे, इस बार नंबर किस पे लगाया है, प्रोज पे। तो देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मेरी बातों का आराम सुनिएगा। प्रोज के 6 चैप्टर है। प्रोज में कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है। और प्रोज के हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन वाला बता दिया है। ठीक है, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन वाला बता दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो प्रोज का आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन क्लियर है, फिर देखने की जरूरत नहीं है आपको कोई। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। और यह वीडियो लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बात करूंगा 10 महत्वपूर्ण लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब देखिए, पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड से हमने 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिया है, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। वो 2 अगर आप तैयार कर लेते हैं लेटर टू गॉड से, तो आपके हाथ में पूरा का लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के लेके आया हूं। दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके भी हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे उठाया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्या है। इसी तरह हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो तीसरा चैप्टर, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उठाया हमने। और चौथा में तो 3 पॉइंट है, जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है, इसमें 3 पॉइंट है। अब बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा कुर्ग, और तीसरा टी फ्रॉम असम। इन तीनों के महत्वपूर्ण हमने 3 यहाँ से महत्वपूर्ण लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया हर एक टॉपिक से। ठीक है, गारंटी देता हूँ कि इस तरह कोई आपको बता नहीं होगा, और 100% मैं आप लोगों को गारंटी मैं लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। अगर हाँ, जिस प्रकार मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार आप देखते हैं। किसी की बात मत मानिए। 1 साल तक आपने बात माना ना सबकी, अब हमारी बात मानिए। मात्र हमारे साथ 2 महीने रुक जाइए, ये पूरा फरवरी अब मार्च तक। ठीक है, इसके बाद आप जाके बोर्ड एग्जाम बैठिएगा, फिर नाम नहीं आपका और हमारा लेंगे तो कहिएगा, आप कहेंगे कि भाई तो कहीं पढ़ के आए हैं। मैं सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मर्जी उठा वैसे ही मिक्स क्वेश्चन बना दिया, नहीं, बहुत यहाँ पे मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। इसके बाद 5वां है मैडम राइट्स द बस। इसके भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया, लॉन्ग इंपोर्टेंट। इसके बाद द सरमन एट बनारस, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब कि पूरा का पूरा 6 चैप्टर आप लोगों का अप्रोच करना है, तो 6 चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग इंपोर्टेंट बनने वाला है। वीडियो बड़ी हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, आपको पूरा का पूरा मिल तो रहा है, कंप्लीट मिल रहा है ना। ये नहीं कि 2-2 वीडियो 2-2 क्वेश्चन बना के 5-5 मिनट वीडियो अपलोड करूंगा तो कुछ होगा उससे। 1 महीने बचा है, तैयारी करवाना है तो बढ़िया से, नहीं तैयारी मत ही कीजिए। हमारा मतलब साफ सिद्धांत है कि तैयारी करना तो बढ़िया से कीजिए, मत कीजिए।
ठीक है। तो मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ उस तरह की ईमानदारी से एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए, जिस प्रकार बता रहा हूँ। अब देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज का क्लियर हो गया और इसमें लॉन्ग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, समय नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए मैं पूरी की पूरी फाइल लेकर आया हूँ, यहाँ पे इसको रखता हूँ। और सबसे पहले हम अ लेटर टू गॉड, देखिए हमने नंबर भी अच्छे से लिख के आया है कि अ लेटर टू गॉड के हम लोग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से। देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटर टू गॉड, पहला प्रश्न इस चैप्टर का पहला प्रश्न जो कि आपको याद करके ही जाना है, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। इससे बाहर जाके मिला, ये सब ना नोट करके रखे रहिए, जिस दिन पेपर दे के आइएगा तो मिला लीजिएगा कि भाई हमसे फंसा है कि नहीं फंसा है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो प्रश्न याद करना है आपको कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉन्ग इंपोर्टेंट में आएगा आप लोगों का चरित्र चित्रण, सभी चैप्टर का चरित्र चित्रण देख लेना है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण। देखिए बहुत ही सिंपल वे में लिख के लेके आ रहा हूँ। पहली हेडिंग आपको बनाना है सेंसिबल एंड कंपेंशनेंट। ठीक है, सेंसिबल एंड कंपेंशनेंट। ठीक है, ये पहली हेडिंग आपको बना देना है। देखिए छोटा सा बस लिखना है कि ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज सो बाई लेंचो। हेडिंग पहले बना के बस इतना ही छोटा वर्ड आपको लिख देना है। फिर दूसरी हेडिंग, देखिए हेडिंग बना के टाइप वाइज लिखना है, यानी कि एक बार हेडिंग बना के पूरा का पूरा लिख दो, नहीं नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे अच्छे से, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। द सेंसिबल एंड कंपेशन आपने एक पॉइंट बनाया, इतना लिख दिया। दूसरा है काइंड हार्टेड में आपको लिखना है कि ही हिमसेल्फ गेव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क्ड बाई लेंचो विच शो हिज किडनेस। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट में आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद तीसरी पॉइंट आपको हेडिंग बनाना है एम्फैटिक पर्सन, और इसमें लिखना है कि ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी एज ही लव्ड टू हेल्प अदर। बस आप लोगों का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर 60 वर्ड में आराम से आपने खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपने लिख दिया, इतना छोटा। अब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। इससे कोई बेहतर आप लोगों को लिख के नहीं बताएगा। कुछ लोग तो एक एक पैराग्राफ ही लिखने लगते हैं, नहीं भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण करना है 60 वर्ड में, 55 वर्ड में, 50 वर्ड में करना होता है। सिंपल वे में इस तरह लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा। और आसान भी तो हो गया आप लोगों को याद करने में, देखिए कितना छोटा है, आसान याद कर लेंगे आराम से। चलिए, और इसी चैप्टर के पहला मोस्ट इंपोर्टेंट था ना, इसी चैप्टर के दूसरा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना है कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। जितना चरित्र चित्रण हर चैप्टर का याद करना, मैं बता दे रहा हूं, चरित्र चित्रण से आना तय फिक्स है, बात फिक्स कर लीजिए, हमारी बात को आप मान लीजिए। ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का चरित्र चित्रण। अब लेंचो का चरित्र चित्रण देखने वाले हम लोग। तो पहली हेडिंग आपको बनाना है क्या कि अ हार्ड वर्किंग फार्मर आप लोगों को हेडिंग बनाना, पहले लिखना है कि लेंचो वाज अ सिंपल मैन and a hard-working farmer who worked as an ox in his field। बस पहली हेडिंग खत्म। दूसरी हेडिंग लव्स फैमिली हेडिंग बनाना है, लिखना है इसमें कि लेंचो इंटायर्ड crop was badly destroyed by the hailstorm, so he became very sad because he was worried about his family। ठीक है, ये आपकी क्या बनाना है, दूसरी हेडिंग बना के लिख देना है। दूसरी हेडिंग के बाद आपको तीसरी हेडिंग क्या बनाना है, यहाँ पे तीसरी हेडिंग बनाना है आपको इनोसेंट मैन। क्या बनाना है, इनोसेंट मैन, तीसरी हेडिंग। और इसमें क्या लिखना है आप लोगों को कि लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। इसके बाद चौथा हेडिंग बनाना है एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन आपको हेडिंग बनाना है, लिखना है although his only source of living was taken away, he did not lose hope and maintained his belief in God as he was confident that God would help him in his distress। ठीक है, बस ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ये आंसर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। तो पहला चैप्टर का जो लेटर टू गॉड था, दो महत्वपूर्ण बता दिया ना, ये दो याद कर लिए, इन दोनों में से ही आएगा, ये लिख लीजिए हमसे, ठीक है, गारंटी है इन दोनों में से ही एक आएगा अगर इस चैप्टर से आता है तो। इसके बाद चलिए दूसरा चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला।
क्या नाम है, नेल्सन मंडेला। मैं थोड़ा हाईलाइटेड करता हूँ, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर है उसको हम देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं कहा हूं ना कि हर एक चैप्टर का जो चरित्र चित्रण होगा उसको तैयार करके ही आप जाइए। देखिए कोई फेल आपको कर नहीं सकता है, गारंटी। पेपर मिला लीजिएगा हमसे, जो क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप पेपर मिला के देख लीजिएगा कि फंसता है कि नहीं। तो देखिए नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्र करना है, पहले हेडिंग डालना आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन डालने के बाद लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इन ह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालना है क्या, ट्रू पेट्रियोट। ट्रू पेट्रियोट में लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ट्रू पेट्रियोट, ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपुल, he wanted to make his country free from poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। ये आपको ट्रू पेट्रियोट में हेडिंग बना के लिख देना है। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है वो है लव फ्रॉम फ्रीडम। क्या है, लव फ्रॉम फ्रीडम है। तो लव फ्रॉम फ्रीडम में कैसे लिखेंगे आप, कि व्हेन नेल्सन वाज अ चाइल्ड he thought that he was born free, but as a young man he realized that his freedom has been टेकन फ्रॉम हिम। ठीक है, तो यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए। दूसरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न है भाई, कि नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए और इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा वादा है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर भी यहाँ पे कवर होता हुआ है। और तीसरा चैप्टर अब देखने वाले हैं। तीसरा चैप्टर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है भाई, कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये तीसरे चैप्टर का नाम है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 जो तैयार करके जाना है, कि ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको लिखा है, इतना ही छोटा बस लिखा है, आप नोट करके याद कर सकते हैं कि एनी वाज बोर्न ऑफ 12 जून 1929। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until she was 4. Her father immigrated to Holland in 1933. Her mother also went with him to Holland in September. Annie and her elder sister Margot were sent to Aachen to stay with their grandmother. Margot went to Holland in December and Annie followed in February. She started right away at the Montessori नर्सरी स्कूल। ठीक है, इतना आपको एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण में आपको बस इतना छोटा सा पॉइंट आपको लिख देना है। और ये आपका तीसरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग इंपोर्टेंट खत्म होता हुआ। ठीक है, और चौथे में 3 पॉइंट था, आप लोगों को पता हमने चौथे चैप्टर में 3 पॉइंट, तीनों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। जैसे चौथा का नाम है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। इसमें पहला पॉइंट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेकर फ्रॉम गोवा का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करके जाना है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रेडिशनल गॉन बेकर। मतलब गोवा के पारंपरिक पाव रोटी बनाने वाला का चरित्र चित्रण लिखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि गोवा के पारंपरिक पाव रोटी बनाने वाला का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो पहला हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखना है कि द ट्रेडिशनल गोवा बेकर हैड बीन कैरिंग ऑन द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग ब्रेड्स ऑन एवरी ओकेजन and was very much respected in the society. He made a musical entry by banging his bamboo stick on the ground and was fat, prosperous and always appeared happy. ये आपको क्या बनाना है, आपको इंट्रोडक्शन बना के लिख देना है। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। हेडिंग आपको डालना है, उसके नीचे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी लिखना है कि द ट्रेडिशनल गोन बेकर वाज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोन सोसाइटी बिकॉज ही वाज द ऑन हु डिलीवर्ड ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेजन and all fasted and event were incomplete without the traditional breads baked by him। ये आपको दूसरे हेडिंग इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ सोसाइटी बना के, और लास्ट हेडिंग आपको डाल देना हार्ड वर्किंग के बारे में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हार्ड वर्किंग बना के लिख लीजिए कि द ट्रेडिशनल बेकर वाज अ हार्ड वर्किंग मैन। ही केम ट्वाइस अ डॉग टू सेल हिज ब्रेड एंड कैरिड देम इन अ बास्केट विच ही प्लेस्ड ऑन हिज बम्बू स्टिक। ठीक है, ये आपका चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट खत्म। और चौथे चैप्टर का दूसरा है कुर्ग। अब कुर्ग का मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाला है लॉन्ग इंपोर्टेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। वो है डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ पीपुल ऑफ कुर्ग।
कुर्गी लोगों के व्यक्तिगत का वर्णन करना है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुर्गी के लोग थे उनके व्यक्तित्व का वर्णन करना है। तो देखिए किस प्रकार आप वर्णन करेंगे, बहुत आसान शब्दों में। तो इतना ही पॉइंट में लिख के लेके आया हूँ, आप आराम से लिख सकते हैं। क्या है कि द कुर्गीज आर फेयरली इंडिपेंडेंट पीपल, देयर कल्चर, मार्शियल, ट्रेडिशनल, मैरिज एंड रिलीजियस, ठीक है, रिचुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। दे वर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन embroidered waist belt known as kupia. Kurgi homes have a tradition of hospitality. They are brave and courageous, as is evident from the numerous tales of valor related to their sons and fathers. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फादर्स सॉन्स एंड फादर, टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड ऑन देयर सॉन्स एंड फादर। तो ये आपका कुर्गी लोगों के व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार करना है। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। बस इतना पॉइंट नोट करके याद करके एग्जाम में चली जाइए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये कुर्ग वाला पोर्शन। इसके बाद देखने वाले इसी चौथे चैप्टर का तीसरा पॉइंट है कि ट्री फ्रॉम असम। अब ट्री फ्रॉम असम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग इंपोर्टेंट याद करके जाना है कि राइट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजवीर। राजवीर का चरित्र चित्रण लिखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखना है आप लोगों को कि राजवीर इज अ क्लासमेट ऑफ प्रांजल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू विजिट द टी गार्डन्स इन असम by Pranjal. He was an ardent fan of detective stories and was excited to see the tea plantation of Assam. ये आपको इंट्रोडक्शन में इतना पॉइंट आपको लिख देना है। किसमें, इंट्रोडक्शन में लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको कैरियस हेडिंग डालना है। ठीक है, क्या कैरियस, इसमें लिखना है आप कैरियस में आप लोगों को कि राजवीर वाज अ हाईली कैरियस बॉय। ही वाज रेडी टू लर्न एज मच एज ही कुड अबाउट द टी plantation of Assam and kept on looking at the vast green field on his way to Assam without paying attention to anything else. ठीक है, ये आपको कैरियस में हेडिंग बना के आप लोगों को लिख देना है। किसमें, कैरियस में। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद कैरियस के बाद आपको हेडिंग डालना है लास्ट में कंक्लूजन। और कंक्लूजन में लिख देना है कि राजवीर लर्नड अ लॉट ऑन हिज ट्रिप टू असम एंड आल्सो इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज नॉलेज एंड होमवर्क अबाउट टी एंड इट्स प्रोडक्शन इन असम। ही वॉज कैरियस एंड एक्साइटेड यंग बॉय हु लव्ड गेनिंग नॉलेज। ये आपको कंक्लूजन में लिख देना है। और ये चैप्टर भी आप लोगों का क्लोज होता हुआ आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक हमने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया और 5वां चैप्टर के अग्रसर होंगे। अब 5वां चैप्टर का नाम है क्या कि मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8वां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां है जो कि 5वां चैप्टर का होने वाला है। इसके बाद लास्ट चैप्टर एक और बच जाएगा। तो इसमें है कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वली। वली का चरित्र चित्रण कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ वली, वली का चरित्र चित्रण। हेडिंग डालना है इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद आपको वही लाइन लिखना है क्या कि वली वाज एन 8 years old. Wali was an 8 years old girl. She was very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house and watching the street outside. She got fascinated by that, traveled between हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिख देना है। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी बस लाइन आपको एक हेडिंग और लिख देना है इसमें कि मोर मेचर देन हर एज। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, 60 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। मोर मेचर देन हर एज, तो क्या लिखेंगे, सी इज ओनली 8 year old बट सी वाज मच मोर मेचर देन हर एज। सी कैलकुलेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ द राइड ऑन बोथ the way and the timing of the trip and planned the safe return without her mother's knowledge.
ये आप लोगों को मोर मेचर्स देन हर एज में लिख देना है। बस ये पूरा का पूरा आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कवर। ये 5वें चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट। अब लास्ट चैप्टर, एक चैप्टर और बचा है, उसको कवर कर लीजिएगा, फिर लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का झंझट खत्म। पोएम इसमें प्रोज में तो काम खत्म हो गया, प्रोज का काम खत्म। क्या है 6वां चैप्टर कि द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो तैयार करके जाना है कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी का चरित्र, किसा है ये नहीं, किसा गौतमी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग वही डालेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन डालने के बाद क्या लिखेंगे कि किसा गौतमी वाज अ यंग मदर हुज ओनली सन had died. She asked everyone for a medicine to cure her son. She went to the Buddha and requested to make her son alive. ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है, ठीक है, इतना पॉइंट। इंट्रोडक्शन के बाद आपको दूसरी हेडिंग जो बनाना है वो है आपका ग्रीफ स्ट्रिकन, ठीक है। ग्रीफ स्ट्रिकन हेडिंग बनाना है, उसमें लिखना है कि किसा गौतमी लव्ड हर सन अ लॉट दैट शी वाज नॉट रेडी to accept his death. She wanted to make him alive. She became selfish and was not able to see the griefs of others. ठीक है, ये आपको ग्रीफ स्ट्रिकन में आपको हेडिंग बना के लिख देना है। लास्ट हेडिंग आपको डालना है क्या कि लोवेबल एंड इनोसेंट मदर, लोवेबल एंड इनोसेंट मदर। लास्ट हेडिंग बना के आपको लिखना है क्या इसमें कि she loved her son very much like, she loved her son very much like any other mother. In her great grief, she also lost her ability to think practically. First, she wanted to make her dead son alive, and after that, the promise to the Buddha to bring mustard seed from a house where no one had died, ठीक है, वर नो ऑन हैड डाइड। तो यह आपका चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट चैप्टर है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आराम से नोट कीजिए कि यह किसा गौतमी का चरित्र चित्रण था। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि एक बार मैं फिर बता दूं कि ये देख लीजिए, यही लिस्ट हमने आपको तैयार किया था। यहाँ पे आपको हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सबका क्वेश्चन बता दिया। और लेटर टू गॉड का, नेल्सन मंडेला का भी, और फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का भी हमने बता दिया। और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में तो 3 पॉइंट था, बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा, कूर्ग ऑफ टी फ्रॉम असम, फिमोर राइट्स ऑफ बस, द सरमन ऑफ बनारस। तो मुझे और इंतजार होता हुआ खत्म, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर की, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। पूरा का पूरा पोर्शन एक ही वीडियो में हमने इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि पहले मैं दिखा दूं कि इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। पूरा का पूरा 8 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि हम देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वो भी एक नहीं देखने वाले हैं, कम से कम हम 5 देखेंगे। क्योंकि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, अन्यथा पढ़िए मत। 5 में बताऊंगा आप लोगों को अलग अलग तरीके से, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2019, 2017 चाहे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्टिव एवं पैसिव वॉइस की, ठीक है, वो भी 5 हम बात करने वाले हैं। मतलब सबका 5-5 क्वेश्चन में लिया है। इसके बाद पंक्चुएशन बात करेंगे। इसके बाद रीऑर्डरिंग सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद कंप्लीटिंग ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये 8 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इन 8 को बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और आई होप कि आपको पसंद आएगा। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपसे एक यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं, और आपसे हमेशा उम्मीद यही रही है। इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में उम्मीद यही है कि 90+ मार्क्स आप लोगों का आए। उसके लिए मुझे चाहे जितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहला देखने वाले हम लोग डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखिए आपके
एग्जाम में पहले आपको इस तरह निर्देश दिया रहेगा, नोट में लिखेगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि जितने भी आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है उसको चेंज कीजिए, आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है कि द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि द बॉयज सेड, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। अब देखिए इन्वर्टेड अंदर जो लिखा है इन्वर्टेड खमा के अंदर, अब ये कह रहा है कि विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। अब देखिए विल से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तुरंत आपका दिमाग काम कर जाना चाहिए, बस कीजिए भाई ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया वो भी किसका, फ्यूचर का दिया हुआ है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पे जो सैड आपको दिखाई देता है उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछने का काम कर रहा है ना, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और विल जब भी आ जाए तो विल हमेशा किस में चेंज होता है, तो विल को हम चेंज करते हैं वुड में। किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते थे। इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो द बॉयज सेड, तो देखिए द बॉयज सेड को हम क्या करेंगे यहाँ पे, द बॉय सेड, बॉय ने कहा तो मतलब लड़के ने कहा कि विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, टीचर से कह रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि द बॉयज, आराम से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, द बॉयज, ठीक है। द बॉयज के बाद हम प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, आस्क्ड, तो यहाँ लिखेंगे आस्क्ड, द बॉयज आस्क्ड। अच्छा प्रश्न पूछ रहा है लड़का, किससे पूछ रहा है, तो टीचर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे तुरंत लिखेंगे कि द बॉयज आस्क्ड द टीचर, ठीक है, द टीचर, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि द बॉयज आस्क्ड द टीचर। अब देखिए विल है, विल को किस में चेंज कर दिया जाएगा, वुड में, तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो टीचर वुड, फिर आपका क्या बचा है, नॉट, नॉट के बाद टीच, ठीक है, नॉट के बाद टीच, अस, ठीक है, अस किस में चेंज हो जाएगा, तो देम में, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव कैसे है, सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, देम, ठीक है। टुडे का होता है दैट डे, जब भी लास्ट में टुडे आ जाए तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, तो दैट डे में चेंज करते हैं, यह बात याद रखिएगा आप लोग, दैट डे में। और ये जो प्रश्न है आप लोगों को बता दूं कि ये आपका 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, किसमें, 2019 में, कि द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो आप आराम से बनाएंगे कि द बॉयज आस्क द टीचर, और विल का हो जाएगा वुड नॉट, अस का टीच, अस का होता है देम, और टुडे का होता है दैट डे, बात खत्म, फुल स्टॉप, ठीक है। इंट्रोगेटिव में रहता है लेकिन वो बनता है किसमें, पॉजिटिव में, इसलिए आप क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 5-5 मिनट डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे तरीके कंप्लीट पूरा कराऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। अब कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा कि बॉयज स्टैंड अप, लड़के खड़े हो जाओ। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया है, प्रिंसिपल ने ऑर्डर, अब प्रिंसिपल आपसे कहेगा कि बॉयज स्टैंड अप, तो ऑर्डर की तो बात हुआ, तो सिंपल है, जब ये ऑर्डर की बात आ जाए ऐसे तो आपको लिखना है कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, बहुत सिंपल होता है जब ऑर्डर का आता है। तो सिंपल बनाएंगे कैसे, आप लिखेंगे इसको कि द प्रिंसिपल, क्या बनाएंगे, द प्रिंसिपल, ठीक है। अब सेड की जगह क्या लिखेंगे, अब ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, फिर बॉयज, ऑर्डर द बॉयज, ऑर्डर द बॉयज, क्यों भाई, किससे कहेगा, लड़के से कहेगा, जिससे कहेगा उसी के आगे लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज। बॉयज के बाद आपको सिर्फ क्या लगा देना है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, तभी ऑर्डर होता है, तो टू, इसके बाद स्टैंड अप पूरा उतार देते हैं, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप, फुल स्टॉप, पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया आपका, द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू स्टैंड अप। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, कितना सिंपल है। तो पूरा रूल भी आपको बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ, कि ताकि पूरा क्लियर हो पाए आपका, मतलब एग्जाम में कहीं से भी देखिए सबका रूल अलग अलग हो रहे हैं ना, इसलिए मैं 5 बताया हूँ, 1-2 बताने से क्या फायदा होगा, बताइए आप। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन द आइडल गॉसिप। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सलाह की बात कर रही है, ठीक है, कि माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग होगा, जब भी इस प्रकार का आपको कोई सूचना दे, समझदारी वाला बात करे कि मतलब आपको समय बर्बाद मत करो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, किसका, फॉरवर्ड का। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माई फादर, क्या लिखेंगे आप, कि माई फादर फॉरवर्ड, किसका प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, ये बात याद रखिएगा,
फॉरवर्ड किससे कह रहा है? मी, मुझसे, तो फॉरवर्ड मी, माय फादर फॉरवर्ड मी। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। टू, ये देखिए टू, ये डोंट है ना तो वो हट जाता है, डोंट निगेटिव है ना तो पॉजिटिव बनेगा, तो इसलिए डोंट को हटा देते हैं। तो टू वेस्ट बच गया, वेस्ट योर टाइम, तो योर टाइम का क्या हो जाएगा? माई टाइम। योर टाइम का क्या हो जाएगा? माई टाइम, क्योंकि योर है ना तो योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे यू होता है, तो यहाँ पे आई है, और जैसे मी है तो मी का क्या होता है? आई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अपने के यू के लिए अपने के लिए योर लगाते हैं, तो आई के लिए अपने लिए क्या लगाते हैं? माई लगाते हैं, इसलिए माई हो जाएगा। ठीक है, माई टाइम क्या लिखेंगे? माई टाइम लिखेंगे। माई टाइम इन द आइडल गॉसिप, इन द आइडल गॉसिप, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह बचा नहीं है। इन द आइडल गॉसिप, उतार लीजिएगा इसको, इन द आइडल गॉसिप फुल स्टॉप। दिख रहा है ना आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन द आइडल गॉसिप होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए आइए आगे। चौथा यहाँ पे देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है? कह रहा है कि कनक सेड टू हिम विल द टीचर टीच अस टुडे। देखिए पहला वाला एकदम सेम पहला वाला है, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, द बॉय सेड, और यहाँ पे कह रहा है कि कनक सेड टू हिम विल द टीचर टीच अस टुडे। सेम उसी तरह बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कनक किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में, भाई अभी हमने सीखा है। तो कनक आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, कनक आस्क्ड हिम, कनक आस्क्ड हिम। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि विल द टीचर टीच अस टुडे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वेदर का प्रयोग कर सकते हैं आप। किसका? वेदर का प्रयोग कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। तो वेदर द टीचर, वेदर द टीचर विल, विल किस में चेंज होगा? वुड में, सबको मालूम है। विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। वुड टीच, वुड टीच। आज किस में चेंज होगा? अभी हम पढ़े हैं, आज किस में चेंज होगा? विल द टीचर अस, तो आस चेंज नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि आस सर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? तो आस इसमें इसलिए चेंज हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आस को हमने देम इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे क्या है? बॉयज की बात हो रहा था। ठीक है, किसकी बात हो रहा है? बॉयज का। तो बहुत सारे लड़के थे, इसलिए हमने क्या किया? आस को हमने देम चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कनक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आस की बात नहीं, कनक की हो रही है, सिंगुलर है, इसलिए हम आस रहने देंगे। तो इसका सिर्फ क्या होगा? टीच अस, और टुडे का होता है दैट डे, दैट डे। प्लूरल रहेगा तभी आप चेंज कीजिएगा। प्लूरल आता ना अगर यही, तो अस का क्या बनाते थे? हम देम बनाते थे, लेकिन सिंगुलर थी इसलिए हम अस छोड़ देंगे। ठीक है, तो सारा कुल मैं रूल सब कुछ बताते चला हूं कि आपको कोई कठिनाई, कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लीजिए कि ये आपका इंट्रोगेटिव है जो कि इज से स्टार्ट हुआ, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो चलिए बनेगा कैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, लेकिन आपका प्रेजेंट का, किसका है? प्रेजेंट का है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। और यहाँ पे आपका फ्यूचर था तो फ्यूचर में ही होता है, बस विल की जगह वुड लगता है। ये सारा नियम आप जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बनेगा कैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्रेजेंट की बात आ जाए तो लिखेंगे यहाँ पे कि द टीचर, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में। द टीचर, अब प्रेजेंट में ना तो ये सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका द टीचर टोल्ड, किससे? द स्टूडेंट, टोल्ड द स्टूडेंट, टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है वो भी सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, तो इफ दैट, इफ दैट करा है कि इज दिस मेथड टू सॉल्व दिस सम। ठीक है, तो अब देखिए ये इज है तो किस में चेंज हो जाएगा? हमने बताया कि पास्ट में चेंज होता है, तो वाज में चेंज हो जाएगा। वाज द मेथड, वाज द मेथड बचेगा टू सॉल्व दिस सम, तो वाज द मेथड सॉल्व दैट सम, सॉल्व दैट सम। इस तरह आप लोगों का क्या हो जाएगा? यार बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पांचवा क्या बनेगा कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट इफ दैट वाज द मेथड सॉल्व दैट सम। ठीक है, क्लियर।
तो देखिए यहाँ 5 हमने आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समय वीडियो थोड़ी लॉन्ग है क्योंकि हमने पूरा पर्सन ही ग्रामर क्लियर किया ना। 5 एग्जाम्पल देखिए, ये तो नहीं कि एक एग्जाम्पल बजा के आपको भुलवा दिया, भुलवाने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं क्या प्रण लिया हूँ कि आपको अच्छा नंबर लाना है, तो पूरा मुझे अच्छे तरीके से बताना पड़ा। देखिए 5 हमने एग्जाम्पल बताया है, ये भी प्रीवियस के पेपर है, 2017 में, कोई 2016 में, कोई 19 में, कोई 20 में प्रश्न पूछा गया है। तो इससे आपको अनुभव मिल गया ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो तैयारी इस तरीके से करानी जानी चाहिए। तो चलिए पहला पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिसको टेंस आता है उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 100% आएगा, क्योंकि टेंस पे ही आधारित होता है। थोड़ा सा रूल टेंस का चेंज हो जाता है बस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। देखिए आपको नोट देगा इस तरह की, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जितने भी नीचे सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं सबको आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला हम चेंज करने वाले हैं और आराम से सारा रूल बताने वाला हूँ, आराम से नोट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। सबको मालूम है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बन जाता है और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बाई के साथ, सबको मालूम है। हेल्पिंग वर्ब बस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आप लिखा है कि वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम फाइटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फ्रीडम फाइटर ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, पहले इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे फ्रीडम फाइटर। कितना आसान है, क्या लिखेंगे, फ्रीडम फाइटर। देखिए सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है वर्ब। वर्ब और यहाँ पे क्या है, शुड। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, शुड रहने वाला है। क्या रहेगा, शुड। तो फ्रीडम फाइटर शुड। एक चीज याद रखिए, जब भी शुड आ जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में शुड भी लगाते हैं, बस यही तो अंतर होता है। क्या लगाते हैं, शुड भी लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, शुड भी। जब भी शुड आ जाए तो यहाँ पे शुड भी लगता है। फ्रीडम फाइटर शुड भी। अब कुछ करना है नहीं भाई, बच गया आपका एडमायर, तो लगा दीजिए एडमायर। तो एडमायर का थर्ड फॉर्म लगेगा, मालूम है ना, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो हो जाएगा एडमायर्ड। क्या हो जाएगा, एडमायर्ड। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी है, तो वी का क्या होता है, अस। तो यहाँ लगा दीजिएगा अस, पूरा का पूरा बन गया। फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाई अस। है कि नहीं सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना लीजिए, आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, जैसे शुड है तो यहाँ पे शुड भी लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट लगता है, बात खत्म। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है दूसरा कि ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। सबको मालूम है कि रोट आ गया भाई, रोट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट है यार। और सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वाज या वर लगता है पैसिव वॉइस में, ठीक है, सबको मालूम है। चलिए कितना सिंपल है, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को खोजते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। एन एप्लीकेशन, देखिए तो एन एप्लीकेशन, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बना लेते हैं ना सब्जेक्ट इसका, चलिए बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, लिखेंगे एन एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन। इसका क्या बना लिया हमने, सब्जेक्ट बना लिया भाई। सब्जेक्ट बना लिया तो वर्ब लगेगा। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो पास्ट सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस में वाज लगता है, तो एन एप्लीकेशन वाज लगा देंगे। इसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या भाई, रोट। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, क्योंकि रोट एक सेकेंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे, बाई। बाई के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई। तो इसका ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ भाई गया, हिज। तो हिज का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिज का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट हिम, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, हिम। तो आप कहेंगे हिम कैसे हुआ, तो भाई ही का तो हिमे होता है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ही। तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। और जो रिमेनिंग वर्ड बचता है उसको लास्ट में लिख लेते हैं। तो हिम के बाद बचा क्या आपका, टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। ये आपका रिमेनिंग वर्ड में बच गया। तो लिख देंगे यहाँ पे कि टू हिज क्लास टीचर, क्लास टीचर यहाँ पे जगह नहीं भाई, क्या टीचर फॉर, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर लिव, फॉर लिव फुल स्टॉप। समझ में आ गया ना। एन एप्लीकेशन हमने क्या बनाया, इसका, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग और वाज लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। जैसे ही था, ही का लगा दिया हमने, हिम, और जो बचा उसको हमने उतार दिया, बस बन तो गया पैसिव वॉइस में। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है यहाँ पे कि हैव दे हेल्प्ड यू, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। हैव दे हेल्प्ड यू,
तो सिंपल बनेगा इसका, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनेगा इसका। तो देखिए इंट्रोगेटिव में आपका क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो जैसे इसमें हैव है ना, तो यहाँ पे हैव लगेगा, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसका ऑब्जेक्ट ही ना इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव, इसके बाद इसका सब्जेक्ट लगाएं। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू का यू ही होता है, तो हैव यू। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म तो हेल्प ही रहने वाला, हेल्प। इसके बाद बाई लगा देते हैं, और फिर दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम। ठीक है, फुल स्टॉप बन गया, हैव यू हेल्प बाई देम। देखिए तो कितना सिंपल, ऐसे ही तो बनाना है आप लोगों को। चलिए आइए चौथा देख लेते हैं। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, कह रहा कि पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। देखिए कैसे इसका बनेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीडम फाइटर, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा आपका फ्रीडम फाइटर सब्जेक्ट। फ्रीडम फाइटर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, तो फ्रीडम फाइटर्स जो कि आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, आर के बाद क्या बचा, ऑलवेज, ऑलवेज लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, ऑलवेज। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एडमायर का एडमायर्ड हो जाएगा, एडमायर का क्या हो जाएगा, एडमायर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे बाई का प्रयोग, बाई के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पीपुल है, तो पीपुल का पीपुल ही रहने वाला है, तो पीपल। ठीक है, बस बन तो गया भाई, क्या इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आराम से बनते चला जा रहा है। चलिए पांचवा लास्ट देखने वाले हैं, इसके बाद पंक्चुएशन देखेंगे। लास्ट सी वाज हेल्पिंग हर फादर, कितना सिंपल है आपका, किसमें दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है, तो क्या बनेगा भाई, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट, फादर है, हर फादर क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हर फादर इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हर फादर, हर फादर यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। तब हर फादर सब्जेक्ट बन गया, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनता है भाई, वाज बीइंग, क्या लगता है, वाज बीइंग लगता है, तो यहाँ पे लगाना वाज बीइंग पैसिव है इसमें, तो हर फादर वाज बीइंग्स। इसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प, तो हेल्प का क्या थर्ड फॉर्म होगा, हेल्प्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, हर, सी का क्या हो जाएगा, हर, बस बन गया। जाइए तो देखिए 5 महत्वपूर्ण हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बता दिया, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई 2020 में, कोई 2017 में, कोई 2016 में, इस तरह पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको तो नहीं लगता भाई कि अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में दिक्कत होगा, पूरा हमने रूल बताते हुए चला है, अब पूरा का पूरा हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको 5-5 क्वेश्चन लेकर, ऐसा कोई आपको इतना सुविधा नहीं देगा। ठीक है, बस हम यही चाहते हैं कि हमारे चैनल से आप अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए अब हम देखने वाले हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब होता है क्या, चिन्हों का प्रयोग, कि कौन सा चिन्ह कहाँ प्रयोग करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, ये चीज होता है, इसी को बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, मैं 5 पंक्चुएशन बताने वाला हूँ आप लोगों को, 1 2 नहीं, 5 एकदम गिने चुने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को पंक्चुएशन बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहला पंक्चुएशन देख लेते हैं। देखिए पंक्चुएशन सॉल्व करते समय आपको एक नोट लिखा रहेगा कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। कह रहा है कि पंक्चुएशन आप कीजिए, लेकिन पंक्चुएशन में आपका सबसे नेसेसरी से होना चाहिए कैपिटल लेटर का, बहुत अच्छा से ध्यान देना आप लोगों को। तो कैपिटल लेटर का रूल क्या होता है भाई, सबको मालूम है, कैपिटल लेटर मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर का होना ही चाहिए, फिर फुल स्टॉप आ जाए, उसके बाद जो भी चीज स्टार्ट होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना ही चाहिए। एक बात बता दूं अभी से, रट्टा मार लेंगे हमेशा काम आएगा ये चीज, कि देखिए कभी भी अगर आपको सेंटेंस में सैड टू दिखाई दे दे तो समझ लीजिए कि बस कीजिए डायरेक्ट स्पीच है। क्या है डायरेक्ट स्पीच, अभी हम लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच देखे ना, उसमें हमेशा सेट का प्रयोग आ रहा था, तो सेट का प्रयोग जब भी आ जाएगा तो सेट के बाद जितने भी वाक्य होगा उसको डबल इंटरेट काम में यूज करेंगे। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। तो देखिए पहला है कि द टीचर सेड टू द बॉयज हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। जैसा इस सेट टू देखा हमारे दिमाग में चलेगा कि नहीं यार ये तो डायरेक्ट स्पीच बनेगा। कैसे बनेगा, तो पहले किसको लिखते हैं, पहला अक्षर, पहला अक्षर तो कैपिटल होता ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर, तो पहला अक्षर को तो हम कैपिटल करेंगे, लिखेंगे द टीचर, द टीचर सेड टू, तो क्या लगाएंगे, सेड टू, द टीचर सेड टू, किससे कह रहा है, द बॉय से, द टीचर सेड टू द बॉयज। अब इतना हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कामा लगाते हैं भाई, इसके बाद तब क्या लगाते हैं, डबल इनवर्टेड कामा लगाते हैं और ये पूरा लिख देते हैं हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब देखिए हैव से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, जैसे ही हैव से स्टार्ट होगा इनवर्टेड कामा के अंदर जो भी चीज लिखेंगे, मैंने कहा वो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो आप लिखेंगे कि हैव यू। अब जैसे ही हैव से स्टार्ट हुआ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क करना रहने वाला है। ठीक है, तो हैव यू कंप्लीटेड, अब यहाँ पूरा उतारिए कोई दिक्कत नहीं, हैव यू कंप्लीटेड योर
योर होमवर्क, योर होमवर्क आराम से उतारे, कोई दिक्कत नहीं, ये होमवर्क है, होमवर्क। हाँ बस याद रहे कि फुल स्टॉप नहीं लगेगा भाई, क्योंकि हैव से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, तब जाके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। क्लियर है ना? देखिए कितना बढ़िया से, बहुत प्यारा, ऐसे ही आएगा 2022 में, एकदम सेम ऐसे ही आपको आएगा सेट टू वाला। आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। पहला अक्षर कैपिटल कर लीजिएगा, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो पहला क्लियर हो गया ना? इसी तरह 5 में बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। देखिए अब दूसरा क्या है, यहाँ पे आराम से पढ़िए। दूसरा देखिए यहाँ पे यह है, कह रहा है कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं? और कितना आसान से, जैसे इस सेट टू देखा हमने, दिमाग में फिट हो गया, बस कीजिए, डायरेक्ट स्पीच में बनने वाला है। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहला अक्षर दिया है कैपिटल, तो भाई बहुत अच्छी बात है। सेड लगा दूंगा तो मोहन के बाद क्या लगाऊंगा, सेड टू हिज फ्रेंड। यहां तक तो पहले हमको ऐसे उतार ही देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं खूब बढ़िया से उतारना। तो यहां तक उतार दूंगा कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। इसके बाद किसका प्रयोग होगा भाई, इसका, इसके बाद आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। किसका, कामा का प्रयोग करने वाला है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करने वाला है। फिर देखिए स्मॉल में लिखा है ना, तो हमने क्या कहा कि डबल इन्वर्टेड कामा में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो इसको कैपिटल किया जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे वाई, इसके बाद लिखूंगा हैड, इसके बाद क्या लिखूंगा, यू, इसके बाद क्या लिखूंगा, नॉट, फिर पूरा का पूरा इस तरह उतारिए ना, कम, फिर लिखूंगा टू, टू के बाद क्या लिखूंगा, कॉलेज लिखूंगा, कॉलेज के बाद क्या लिखूंगा, एस्टरडे लिखूंगा। आई एस्टरडे लिखने के बाद रुक जाऊंगा, इसलिए रुकूंगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है भाई। देखिए WH, डब्ल्यू इंटरोगेटिव से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क तो लेगा ही लेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तब जाके डब्ल्यू इंटरोगेटिव क्लोज करेंगे। अब पूरा का पूरा बन गया आपका, है ना? कितना सिंपल, बहुत ज्यादा इंजॉय हो रहा होगा आप लोगों को, मजा आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन करके एकदम ऐसे ही आएगा, आराम से करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा ग्रामर फिनिश है, ठीक है। चलिए तीसरा, ड्यूरिंग आवर जर्निंग टू मद्रास वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सेट टू का प्रयोग नहीं है, आपको एकदम सिंपल इसको बना देंगे। दो सेंटेंस यहाँ पे कि एक ड्यूरिंग और जर्निंग टू मद्रास, और दूसरा है वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड। तो जब भी दो सेंटेंस आ जाए कंपाउंड सेंटेंस, तो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में सिर्फ कामा लगा देते हैं, बस काम हो जाएगा। बाकी आप कैपिटल के ध्यान दे दीजिएगा। जैसे मैं पहला अक्षर कैपिटल से स्टार्ट चाहिए, तो पहला तो कैपिटल ही लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा ड्यूरिंग, बहुत सिंपल है, देखिएगा ड्यूरिंग लिख दिया। फिर कह रहा है ड्यूरिंग आवर जर्निंग, तो यहाँ पे तो कोई चीज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही उतारा जाएगा, इसमें कौन सा कैपिटल वाली बात है। तो ड्यूरिंग आवर जर्निंग टू मद्रास, टू मद्रास, मद्रास जगह का नाम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बड़ा अक्षर कर देंगे, ठीक है। ये काम करना है, तो छोटा अक्षर किया था तो बड़ा अक्षर कर देना, तो मद्रास हो गया। अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो बीच में कामा लगा दीजिए, ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये स्मॉल में दिया है भाई साहब, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल में कर देंगे। तो वी कर देंगे कैपिटल में, इसके बाद पूरा उतारिए ना, स्लेप्ट क्या उतारेंगे, रीड, फिर उतारेंगे एंड, एंड के बाद क्या उतारेंगे, प्लेड उतारेंगे, इसके बाद कार्ड्स उतारिएगा, क्या दिक्कत है, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए लास्ट में, बन गया ना। कितना सिंपल है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। आराम से कर लीजिएगा, इसीलिए मैं एक प्रश्न नहीं करा रहा था, 5 कराऊंगा तो दिमाग खुल जाएगा आपका, ठीक है। तो भले ही वीडियो लॉन्ग बने, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, हम लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। देखिए चौथा, चौथा क्या है, अब देखिए चौथा तुरंत चेंज कर दिया, क्या है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो सैड वाला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्पीच, तो देखिए एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच को आगे भी लिख सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में देखिए कह रहा कि आर यू कमिंग टू सैड विथ योर ब्रदर सैड महेश, तो इसको देखिए, जो योर ब्रदर सेड महेश होगा, ये तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और यह जो बीच में होता है आप लोगों का, ये इन्वर्टेड कॉमा के क्या होता है, अंदर होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को हम क्या करेंगे, पहले ही लिख देंगे, क्या दिक्कत है, तो लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले ही लगा देंगे। लेकिन यह जो आर से स्टार्ट होगा, ये आपका कैपिटल होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इसको कैपिटल में लिखेंगे, आर यू, क्या लिखेंगे, आर यू कमिंग, क्या लिखेंगे, आर यू कमिंग टू स्कूल, आर यू कमिंग टू स्कूल, किसके साथ, विथ ब्रदर के साथ, विथ योर ब्रदर। इतना आपको, ब्रदर भाई बी है, BROTHER, ब्रदर है, इसको पी मत मानिएगा, ठीक है, थोड़ा इस तरह सट गया है, क्या ब्रदर, ब्रदर हो गया ना। इसके बाद इस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क लगा के डबल क्लोज कर देना है, क्योंकि सेंटेंस पूरा हो गया ना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था इसलिए क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद क्या बच गया, सैड महेश, उतार लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, सैड महेश, सैड महेश,
महेश का आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सेड महेश, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आपको लगा देना है। तो कितना सिंपल है। तो ये आगे भी आ जाता है और ये पीछे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले जितना भी हमने सेंटेंस देखा, देखिए सेड टू पहले आ गया है, तब जाके इन्वर्टर का में है ना, तो यह पहले ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख दीजिए, ठीक है। तो पहले या तो पहले हमने लिख दिया, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं। चलिए पांचवा लास्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिवर्डिंग सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है कि माई फादर सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। अरे भाई सेड आ गया, सिंपल बन गया, सेड आ गया सिंपल। चलिए बनाएंगे, इसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो लग गया माई, यहाँ पे होगा फादर, क्या होगा माई फादर, फिर लगाएंगे सेड टू मी, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इंटर कॉमा में क्या लिखेंगे, वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। तो वाई का कैपिटल होना चाहिए ना, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल में डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आर, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को हमने कैपिटल कर दिया, तो वाई आर यू गोइंग, इसके बाद टू, इसके बाद लखनऊ, इसके बाद बाई, इसके बाद कार, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन मार्क, तब जाके डब्ल्यू हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो 5 हमने बता दिया आप लोगों को, पंक्चुएशन भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीके से हमने बताया है, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए पंक्चुएशन के बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस। रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब यह होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यही तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे कर देगा, सब्जेक्ट को पीछे कर देगा, चाहे वर्ब को ही आगे कर देगा, तो हम उसको एक सेंटेंस, रिवर्डिंग सेंटेंस में लिखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, तो इस तरह लिखना होता है, उसी को हम बोलते हैं रिवर्डिंग सेंटेंस। तो देखिए आपको बोलेगा यहाँ पे कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिवर्डिंग द वर्ड इन द फॉलोइंग। जितने भी आपको सेंटेंस का फ्रेम दिखाई दे रहा है, सबको रिवर्डिंग सेंटेंस में आपको क्या करना है, लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ये कह रहा है। तो चलिए आराम से लिखते हैं। तो पहला क्या दिया यहाँ पे, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद, देखिए तो बहुत डेंजरस दिया भाई, तो कुछ करना नहीं, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी 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 वी, क्या गया, वी वी ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे पहला, तो यहाँ पे लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो इसके बाद वर्ब लगाएंगे कि वी प्ले। क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट, फुटबॉल खेलता है, तो द फुटबॉल, तो वी प्ले द फुटबॉल। देखिए इधर उधर किया ना, हमको बस सेट करना है, ठीक है। तो हमको मालूम है भाई रूल, आराम से सेट कर लेंगे, टेंस पढ़े हम लोग। तो वी प्ले द फुटबॉल, ऑब्जेक्ट बच गया क्या, कब, इन इवनिंग, शाम में, तो इन इवनिंग, इन इवनिंग, तो बस बन तो गया, वी प्ले फुटबॉल इन इवनिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिमेनिंग वर्ड, बन गया कि नहीं। इसी तरह तो बनाना है, सिंपल है, इधर उधर दिया रहेगा, आपको सेट करना है। दूसरा देखते हैं, कैट अपॉन द जंप टेबल द, देखिए तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैट अपॉन द जंप टेबल द, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्थान पे क्या हो जाएगा, यहां से हमने द उठा लेता हूं, यहां से कैट, तो द कैट सब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, कितना आसान है। तो लिखेंगे द कैट, सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हमको वर्ब, वर्ब क्या है, जंप्ड, तुरंत जंप्ड लगाएंगे क्योंकि वर्ब की ही जरूरत है। ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट लगाने से पहले प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग दिया है, तो पहले प्रीपोजिशन लगा लेते हैं। अपान कहाँ पे, द टेबल, द टेबल, द टेबल, यही ना होगा कि द कैट जंप अपॉन द टेबल, बिल्ली जंप करती है टेबल पर, तो अपान किसका प्रयोग हुआ है, ये प्रीपोजिशन का काम हुआ है, टेबल पर, ठीक है, जंप कर रही है इसलिए अपान का प्रयोग होगा। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड सो, तो भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राहुल, तो राहुल पहले हम लिखूंगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका वर्ब, वर्ब क्या है, डिड, क्या लगाएंगे, डिड, अगर नॉट रहेगा तो डिड नॉट लगा देंगे, तो राहुल डिड नॉट, यहां तक हो गया ना। तो फिर अब लगाएंगे राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे वर्क हार्ड, ऐसे नहीं बनेगा, वर्क हार्ड। लास्ट में रिमेनिंग वर्ड बच गया, ठीक है, तो रिमेनिंग वर्ड क्या बच गया, एक सो, इसलिए सो ही फेल्ड, लिखेंगे सो, फिर ही क्या लगाएंगे, फेल्ड। कह रहा है कि राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल आपका कठिन कार्य नहीं करता, इसलिए वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ऐसे ही ना बनेगा। चलिए आइए चौथा देखिए, रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस, तो भाई रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस, रेगुलर अगर एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे रेगुलर, लेकिन आपका इस्तेमाल दिया तो इसको कैपिटल करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज,
ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। रेगुलर एक्सरसाइज वर्ब क्या है कीप, तो क्या हो जाएगा कीप्स, ठीक है, कीप्स अस फिट, बस बात खत्म। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट, कितना सिंपल सिंपल दिया भाई, आराम से करके आइएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ेंगे। क्या है कि गेव हिम द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो पुअर फादर, पुअर फादर यहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट, द पुअर फादर पूरा उठा लीजिए, द पुअर फादर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे कि द पुअर फादर, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे गेव, क्या लगाएंगे गेव, गेव मतलब देना, जिसके लास्ट में ना आ जाता वही तो वर्ब होता है। तो द पुअर फादर गेव, किसको, हिम मतलब उसे, उसे के लिए क्या लगाएंगे हिम लगाएंगे। द पुअर फादर गेव हिम, कितना दे रहे हैं भाई, तो 500 रुपीज, यहां से 500 और यहां से क्या उतारेंगे रुपीज। द पुअर फादर गेव हिम 500 रुपीज, तो 500 क्या लगाएंगे रुपीज, रुपीज 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 कहाँ है भाई, रुपीज रुपीज, ठीक है। किसके लिए, तो फॉर ट्रीटमेंट के लिए, तो लगाएंगे फॉर ट्रीटमेंट। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आराम से करके आइएगा। तो रिवर्डिंग सेंटेंस भी आप लोगों को 5 समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें रिवर्डिंग सेंटेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब आएगा नेक्स्ट मजा, 5वां कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग पे, ठीक है। 5 महत्वपूर्ण में आप लोगों को कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग बताने वाला हूँ। कोई 2019 का है, तो कोई 2020 का है, तो कोई 2017 का है, ऐसे हमने अच्छे तरीके से अलग अलग करके लेके आया है। लिखेगा इसमें कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कह रहा है कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स पे क्या भर दिया जाए कि एक कंप्लीट सेंस मीनिंग निकल जाए। जैसे मैं FR ... तो आपको सोचना होगा कि इसमें क्या भरूं भाई, कि इसमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाए। तो ये FR यहाँ पे अगर मैं A भर देता हूँ और यहाँ पे मैं N भर देता हूँ, तो यह फ्रैंक हो जाएगा। देखिए फ्रैंक बन गया कि नहीं कंप्लीटिंग स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा फ्रैंक। तो इसी तरह आपको सोचना है क्या भरेंगे कि एक मीनिंगफुल वर्ड मिल जाए, तो ये बन गया फ्रैंक। ये देखिए अभी आ गया, इसमें क्या बनेगा, तो C.U.L, तो क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे R भर दूं और यहाँ पे E भर दूं, तो क्रूएल, देखिए क्रूएल बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया, क्या बन जाएगा क्रूएल बन जाएगा। इसी तरह ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला क्या भरेगा, ATT.ND.NC, क्या हो जाएगा, हमको लगता है कि अटेंडेंस बन जाएगा। तो ATT यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा E, फिर ND, D के बाद क्या आ जाएगा A, अटेंडेंस, देखिए तो बन गया ना अटेंडेंस। तो इस तरह आपको सोचना पड़ेगा वहां पे कंप्लीट द स्पेलिंग में कि क्या भरे जाए कि क्या अर्थपूर्ण निकल जाए। यहाँ पे देखिए J.ST.CE, तो जस्टिस, हमको तो जस्टिस लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे J के बाद U भरा जाएगा, यहाँ पे I भरा जाएगा, तो जस्टिस मतलब न्याय हो जाएगा कि नहीं, देखिए बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे STR.N.TH, स्ट्रेंथ, हमको तो स्ट्रेंथ लग रहा है, आपको तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे E भरना पड़ेगा, N यहाँ पे G भरना पड़ेगा, तभी तो GTH होता है, स्ट्रेंथ इन होता है। तो देखिए इस प्रकार आप लोगों का कंप्लीट द स्पेलिंग भी आता है और इसे आप आराम से पूरा कर पाएंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट द स्पेलिंग को कैसे पूरा करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे रहते हुए आपको कोई दिक्कत होगा 1% दिक्कत होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ चलते हैं। ट्रांसलेशन देखिए कैसे आएगा, जिसको टेंस आता है उसको ट्रांसलेशन आ जाएगा तुरंत। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। अब कैसे होगा, तो कह रहा है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आपका सिंपल टेंस है, ठीक है। तो सिंपल टेंस किसका बनेगा कि नई दिल्ली, नई दिल्ली के लिए लगाएंगे यहाँ पे भाई न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट के स्थान पर तो वही लगेगा नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब है नहीं तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे कि इज ही मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो न्यू दिल्ली इज, इज मतलब होता है होना, दर्शा रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, राजधानी, द कैपिटल, न्यू दिल्ली ही इज द कैपिटल किसकी, इंडिया की, तो ऑफ इंडिया। कितना सिंपल है, देखिए आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि न्यू दिल्ली ही इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सबको मालूम है। ऐसे तो बोलेंगे नई दिल्ली भारत की राजधानी है तो न्यू दिल्ली ही इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या लगाएंगे
कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इतना तो आप कर ही लेंगे ना। प्राइम मिनिस्टर इतना तो आपको लिख ही देना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, भारत के, तो ऑफ इंडिया। क्या लिखे हैं आप लोग कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं, रहने का मतलब क्या होता है, लिव, रहते हैं क्या, लिव। कहाँ रहते हैं भाई, तो न्यू दिल्ली में, तो इन न्यू दिल्ली, तो इन न्यू दिल्ली। देखिए कितना सिंपल से बोलते तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लीजिएगा, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फिर नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है। तो फेमस लिखेंगे यहाँ पे कि फेमस, क्या क्या फेमस है, तो फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतें के लिए क्या लगाते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग लगाते हैं, तो लिखेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग। बस ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए कितना सिंपल है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग और क्या, लाल किला, तो लाल किला के लिए क्या लगाएंगे, रेड फोर्ट, लाल किला के यही तो होता है रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट, लाल किला। और कुतुब मीनार ही तो लिखेंगे एंड कुतुब मीनार, जो जो फेमस है उसको लिख लेते हैं, कुतुब मीनार। देखिए क्या क्या फेमस था, तो फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग था, रेड फोर्ट था एंड कुतुब मीनार, ठीक है। कहाँ पे, दिल्ली में फेमस है, तो ये सब प्लूरल है ना, देखिए 3 चीज लिख दिया था, प्लूरल है तो इसलिए इज नहीं आर लगाऊंगा, आर इन न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली में फेमस है, तो लिखेंगे न्यू दिल्ली। कितना सिंपल है, देख रहे हैं, पूरा का पूरा नंबर उठा के चले आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, फुल स्टॉप। फिर कह रहा है कि प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है, तो बस प्रगति मैदान लिखे यहाँ पे, प्रगति मैदान एंड और कौन, अप्पू घर ठीक है। 2 चीज है, प्लूरल हो गया, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर क्या है, आकर्षण है, मतलब अट्रैक्शन। आकर्षण के क्या होता है, अट्रैक्शन भाई, अट्रैक्शन। यहाँ के, तो यहाँ के लगाएंगे ऑफ ईयर, लीजिए बन गया भैया, बन गया कि नहीं, आराम से सिंपल एक एक भाषा में बताया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रहते हैं। फेमस, यहाँ पे फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार यहाँ दिल्ली में फेमस है। और प्रगति मैदान और अप्पू घर भी यहाँ के आकर्षण क्षेत्र है, यहाँ के आकर्षक हैं। कितना जबरदस्त हमने बताया, कोई दिक्कत है आप लोगों को, 1% दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर, ठीक है। प्रीपोजिशन आता है भरने के लिए, तो 5 प्रीपोजिशन भी हमने लिया है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। देखिए प्रीपोजिशन में पूछेगा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल ऑफ द ब्लैंक। यहाँ पे दिया है कि आई एम गुड, फिर डॉट टेनिस, मैं अच्छा हूँ, किसमें, टेनिस में। तो अबाउट का प्रयोग होगा कि इन का प्रयोग होगा कि एट का प्रयोग होगा कि ऑफ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन मतलब भी में होता है, एट मतलब भी में का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एट का मतलब होता है कि टेनिस पर मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ, जब टेनिस खेलने जाता हूँ उस समय अच्छा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम गुड, कुछ लोग इन का प्रयोग करेंगे जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पे एट का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो जब भी टेनिस पर कोई जाता है तो टेनिस पे अच्छा खेलता है, तो वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, ना कि इन का प्रयोग करेंगे। टेनिस में अच्छे हैं नहीं, टेनिस जब खेलने जाता हूँ टेनिस पर अच्छा हूँ, जब टेनिस खेलने जाता हूँ, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा, आई एम गुड एट टेनिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा ब्लैक में ले लेता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रीपोजिशन कि सी वाज पनिश्ड स्टेलिंग अ सारी, फॉर बाई विथ के फ्रॉम का प्रयोग होगा। बताइए, कह रहा कि सी वाज पनिश्ड, वो पनिश दिया मतलब सजा दिया, स्टेलिंग अ सारी, सारी के चोरी के लिए, मतलब कोई सारी चुरा लिया है उसके लिए पनिश दिया, तो सारी की चोरी के लिए, ठीक है, सारी की चोरी के लिए उन्होंने क्या दिया, पनिशमेंट दिया, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, फॉर बाई विथ के फ्रॉम, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, फॉर के लिए। फॉर मतलब होता है क्या है, के लिए, सारी की चोरी के लिए उसको पनिशमेंट दिया गया था, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, फॉर का। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो कितना सिंपल है, अगर पढ़े रहेंगे तो आराम से आप जान जाएंगे कि हम कौन चीज क्या है, ठीक है। इसी तरह तीसरा, व्हाट डिड राम से अबाउट मी, क्या बोला है कि व्हाट डिड राम से अबाउट मी, फिर ब्रैकेट है आपको भरना इसमें, आई वाज आउट ऑफ द रूम, फॉर पर ड्यूरिंग की वाइल भरा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा कि व्हाट डिड राम से अबाउट मी, ठीक है, राम ने उसके बारे में मुझे कहा कि आई वाज आउट ऑफ द रूम, ठीक है। फॉर भराएगा ड्यूरिंग वाइल, तो यहाँ कह रहा है कि राम मुझे उसके बारे में बताया
कि आई वॉज आउट द रूम, जब वह रूम से बाहर गया था, ठीक है। तो जब के लिए वाइल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाइल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस सेट हो जाएगा कि व्हाट डिड राम से अबाउट मी, राम ने उसके बारे में बताया जब, वाइल मतलब जब, आई वॉज आउट द रूम, जब वो रूम से बाहर गया था, ठीक है। तो वाइल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको हिंदी भी आपको निकालना है कि क्या कहना चाह रहा है सेंस, इसके बाद प्रयोग करेंगे, तो वाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा देख लीजिए कि ही वाज मेड अवेयर, क्या बोला कि ही वाज मेड अवेयर डॉट डेंजर। अब बताना कि इसमें क्या भरा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए तो सिंपल है, आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि ही वाज मेड अवेयर डेंजर, विथ का प्रयोग होगा कि फार का, कि फ्रॉम का प्रयोग होगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि ही वाज मेड अवेयर, वो मुझे पागल बनाता, अवेयर करता है, ठीक है, कि डेंजर। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। कि ही वाज मेड अवेयर ऑफ डेंजर, वह मुझे अवेयर बनाता है, किसके लिए, खतरनाक, खतरनाक के लिए। मतलब ही वाज मेड, वह बनाता था, किसके लिए, अवेयर ऑफ डेंजर के लिए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। चौथा है, लास्ट देख लेते हैं प्रीपोजिशन, पांचवा, कि ही कॉन्फिडेंट, यहाँ पे डॉट है, फिर मी भरना है, ही कॉन्फिडेंट डॉट मी। बताइए क्या भरा जाएगा, अबाउट, इन की, एट की, ऑफ भरा जाएगा। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ही कॉन्फिडेंट इन मी, ही कॉन्फिडेंट इन मी, क्या भरा जाएगा, इन का प्रयोग हो जाएगा, कि वो कॉन्फिडेंट है मुझ में, वो कॉन्फिडेंट है मुझ में। तो किसका प्रयोग होगा, इनका। तो यहाँ हमने क्या किया, 5 महत्वपूर्ण आप लोगों को प्रीपोजिशन बताया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप क्लियर हो गया होगा पांचों प्रीपोजिशन आप लोगों का, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम देखें टेंस से, टेंस से क्वेश्चन आता है किस प्रकार, ठीक है। तो टेंस से देखने वाले हम लोग क्वेश्चन। चलिए देखिए, टेंस में पूछेगा आपको फिल इन द गिवन ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर देगा, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। इसमें से आपको बताना होगा कौन सही है। कह रहा है कि इन 1619 द फर्स्ट अफ्रीकन स्लेव, फिर डॉट, इन वर्गीनिया यूएसए एंड बाई 1790 देयर नंबर, फिर डॉट, नियरली, इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख, ठीक है। अब इसमें आपको बताना कौन भरा जाएगा, वेयर अराइविंग पहला में भरा जाएगा, दूसरा में हैव बीन रीचिंग भरा जाएगा, कि पहला में अराइव्ड भरा जाएगा, दूसरा में हैड रीच भरा जाएगा, कि तीसरा में आपका हैव अराइव्ड और दूसरा में वर रीचिंग भरा जाएगा, कि चौथा ऑप्शन आपका वर गोइंग टू अराइव की रीच भरा जाएगा। अब आपको बताना कि कौन सा सूटेबल होगा इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि इन 16 द फर्स्ट अफ्रीकन स्लेव, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसलिए होगा क्योंकि कह रहा है कि इन 1690 द फर्स्ट अमेरिका स्लेव, जब वो पहली बार अमेरिका पहुंचा, तो पहुंचा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो यूएस एंड बाई 1719 देयर नंबर, ठीक है। तो हैड नियरली इतना 7 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैड रीच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैड रीच्ड का। आपको सेंटेंस आना चाहिए बनाना, ठीक है, तभी आपको टेंस अगर आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लगाएंगे हैड रीच्ड बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि जब वो अमेरिका पहुंचा तो मैं उसको 7 लाख रुपया दे चुका था, और चुका हूं, दे चुका हूं। तो यहाँ पे दे चुका हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, दे चुका था, सॉरी पास्ट परफेक्ट दे चुका था। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैड रीच्ड का प्रयोग होगा, मतलब हैड प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, देखिए टेंस आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे, भाई बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा है आपका यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको बताना कि सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है कि आई फिनिश्ड द, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको बताना कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस का है। कह रहा है कि आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कि प्रेजेंट परफेक्ट, बताना है आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे फिनिश्ड दिया है और यहाँ पे आई हैड फिनिश दिया है। तो यहाँ पे आपका देखिए पास्ट परफेक्ट, जैसे ही पास्ट परफेक्ट है तो इसका पहला वाला सेंटेंस 100% सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। मतलब सिंपल पास्ट मतलब क्या, सिंपल पास्ट आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि सेंटेंस दोनों को इंक्लूड कर दिया। कैसे, आई फिनिश्ड द बुक, मैंने बुक को समाप्त किया। आई हैड रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज आने से पहले, और कॉलेज आने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, मैं तुम्हारे कॉलेज आने के बाद यह बुक हमने क्या किया, समाप्त किया। तो यहाँ पे हैड रिटर्न की बात कर रहा है। हैड रिटर्न किसको दर्शाता है, पास्ट परफेक्ट को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट, क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट
बनाया जा सकता है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर हो गया। चलिए तो अब तीसरा देखिए, तीसरा कई तरीके से टेंस का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से लिखा हूं, जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट टेंस। कह रहा है कि टेंस के अनुसार आपको वर्ब लगाना है कि कौन सा वर्ब क्या होगा, सूटेबल होगा टेंस के अनुसार। ठीक है, पहला जैसा कि देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे दिया है कि इफ योर मदर, कह रहा है कि इफ योर मदर टू मार्केट सी विल बाई बुक फॉर यू। एक चीज याद रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस फ्यूचर का आ गया, अगर एक सेंटेंस फ्यूचर आ गया तो 100% पहला वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही होगा। लिख लीजिए, ये ट्रिक है याद करने का, याद कर लीजिए कि अगर देखिए इफ दो कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक फ्यूचर है तो 100% आपको लोग का एक क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ योर मदर, तो योर मदर थे इसलिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, गो, लेकिन इसमें सिंगुलर रहती है यस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे यस लगेगा। तो यहाँ पे होगा इफ योर मदर गोज टू मार्केट सी विल बाई बुक फॉर यू। तो एक अगर आपका फ्यूचर रहेगा कंडीशनल में तो एक आपका सिंपल प्रेजेंट रहेगा, ये याद लिख लीजिए। ठीक है, ये रूल होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए चौथा वी है। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि वी हैव अ बैड कोल्ड। आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे भरा जाएगा, मतलब कौन सा वर्ब भरा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वी हैव अ बैड कोल्ड, वी हैव अ बैड कोल्ड। तो यहाँ पे हैव प्रयोग हो गया तो जाहिर सी बात है वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा ही लेगा। तो कैच का क्या हो जाएगा, कॉज छोड़ जाएगा, CAUGHT, क्योंकि हैव किसको दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है ना, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कि he somehow got the food served to him in the prison। ठीक है, क्या भरेगा, इट का कौन सा वर्ब भरा जाएगा ये बताना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कह रहा है कि he somehow the food served to him in prison। ठीक है, यहाँ पे सर्व्ड, देखिए सर्व्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए इट का भी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट। तो यहाँ पे एट, क्योंकि कहता है कि आने वाला क्लाउज अगर पास्ट में है तो, अगर आने वाला क्लाउज प्लस पास्ट में है तो पहले वाला भी क्लाउज पास्ट में होना चाहिए। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो एट। तो ही सम एट द फूड सर्व टू हिम इन द प्रिजन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा है आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा का पूरा डिटेल ग्रामर हमने इंक्लूड कर दिया। ग्रामर में एक पोर्शन बचा ही नहीं भाई कि और मैं कुछ आप लोगों को बताऊं, पूरा जितना कंप्लीट ग्रामर था पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रामर आप लोगों को इस वीडियो में हमने दे दिया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, बहुत एक एक अक्षर हमने डिफाइन करके आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा जरूर से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी पोर्शन में दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, मैं तुरंत वीडियो आपको बना दूंगा, बस आप परसेंटेज अच्छा लगेगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।